बात संभल की। संभल में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही है, जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, ओवैसी दावे कर रहे हैं कि वक्फ की वो जमीन है। ओवैसी सवाल उठा रहे थे, उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार नहीं मिला। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। कहा कि 1929 में वक्फ का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। फिलहाल जारी सियासत के बीच देखिए संभल का सबसे ताजा रिपोर्ट। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है, और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है, उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है, उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है, वो 18, 19 और 20 संख्या पर है, और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है, या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से, मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। संभल की चौकी का मामला नहीं है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद ना होगा, वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हटाना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उन्माद। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी के दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का है, क्या पूरा देश ही वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है, और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हमें कहना चाहेंगे उसबुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है
जो हर जगह हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं, उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में वैसे तो कई मुद्दे हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। दरअसल नए साल पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बुलडोजर पर पोस्टर वार चल रहा है। पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, अब समाजवादी पार्टी पोस्टर पर पोस्टर लगा रही है। बीजेपी के पोस्टर में लिखा बुलडोजर से आई शांति, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया बुलडोजर जाएगा गैराज में। देखिए क्या है बुलडोजर पर पोस्टर पॉलिटिक्स। यूपी में बुलडोजर पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो सियासत का केंद्र बन चुका है। बीजेपी बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रही है, तो अखिलेश के नेता बुलडोजर को गैराज में भेजने की बात कह रहे हैं। जाहिर है आगे 2027 का चुनाव है, और अगर बाबा बुलडोजर की रफ्तार बढ़ती रही तो विपक्ष के लिए 27 में भी संकट हो जाए, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार हमेशा चर्चा में रहती है। योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। कई दफा उनकी रैलियों में बुलडोजर का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते हैं। कई दफा उनके बयान भी आ चुके हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के करीब ही समाजवादी पार्टी के एक समर्थक नेता ने होर्डिंग लगा दी है, जो खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये भी लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। बुलडोजर में नहीं रह गया है कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। तो कमोवेश वही भावना जो अखिलेश यादव के बयानों में देखी जाती है, अब उनके समर्थक और नेता होर्डिंग्स में दिखा रहे हैं। दरअसल नए साल पर जारी इस पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ता ने की थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में लिखा है अखिलेश के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश का राज आएगा ही नहीं। 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज के नाम से उसको जानती है, और अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है। जो अन्याय है पूरे उत्तर प्रदेश में, पीडीए पर, दलितों पर, अन्य पिछड़े वर्ग पे, मुसलमानों पे, ब्राह्मण समाज पे जो बुलडोजर की अनुचित कार्रवाइयाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई दी है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो बुलडोजर का मुंह है गोरखपुर की तरफ हो। दरअसल बुलडोजर पर पॉलिटिक्स काफी पुरानी है। सरकार का मानना है कि जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, गुंडा माफिया जो भी हो उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कमान संभाले, बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुलडोजर का एक्शन ऐसा हुआ कि विपक्ष की सियासत डगमगाने लगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से बुलडोजर का विरोध करती आ रही है, और ये पोस्टर वॉर एक बार फिर उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश रचने के मामले में साजिशकर्ता पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। आरोपी की पहचान बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। कल फर्रुखाबाद रेल रूट पर एक सिलेंडर मिला था और ये दावे हैं कि ट्रेन को पलटाने की यहां पर साजिश रची गई थी, और इसी मामले में साजिशकर्ता पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो भी साजिशकर्ता के बारे में बताया गया, यानी कि सिलेंडर रखने वाले के बारे में बताएगा, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस बारे में बताएं, कुछ फुटेज, कोई तस्वीर, कुछ भी हासिल हुआ है अभी तक? आखिर क्यों पुलिस को इनाम का ऐलान करना पड़ा है? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। कानपुर फर्रुखाबाद रूट पर 2019 से लेके अब तक ये चौथा मामला है और 4 महीने में ये दूसरा मामला है। अगर दोनों मामलों की बात की जाए तो दोनों थाना शिवराजपुर के हैं। अगर दोनों मामलों की बात की जाए, जो सितंबर में हुआ था और जो मंगलवार को देर शाम हुआ, एक ही ट्रैक के 750 मीटर की दूरी पर दोनों घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि ना तो कालिंदी एक्सप्रेस में कोई घटना हो पाई और सूझबूझ से ड्राइवर की उसको बचा लिया गया, और एक बार फिर से खाली सिलेंडर रखना, बोरी रखना, लेटर रखना, दोनों लेटर्स की राइटिंग एक जैसा होना, दोनों लेटर्स का परफॉर्मेशन एक जैसा, उनका प्रेफेक्ट एक जैसा होना, उनकी क्रिस्टल्स एक जैसा होना, ऐसी सारी लैंग्वेजेस एक जैसा होने पर पुलिस जहां एक और जांच भी जुटी है, जीआरपी जांच जुटी, तो वहीं पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के निर्देश पर अब पुलिस की टीम जांच में जुट गई और इन सब के अलावा सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन यदि कोई शरारत करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ाई से कार्रवाई भी करेगी। कुछ शरारती तत्व ऐसे मौकों का तमाम फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा ये सीरियस मसला है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है, संवेदनशील है और एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। आखिर बार बार यहाँ पर इस तरह की हरकत, ट्रेन को पलटाने की साजिश, चिट्ठी, धमकी, किसी बड़ी साजिश की आशंका यहां पर जताई जा रही है। धन्यवाद आपका अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आम लोगों से भी अपील की है पुलिस ने, यहां मदद करने के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, लेकिन अगर कोई शरारत करता है तो उसके साथ भी सख्ती बरती जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी देखी जा रही है। कश्मीर में आने वाले कुछ दिनों में अभी और बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। उत्तर भारत में यूपी, दिल्ली समेत सभी इलाके इस वक्त ठंड की आगोश में हैं। बर्फबारी से पहाड़ों में सफेदी छाई हुई है। शीतलहर मुश्किल खड़ी कर रही है, तो वहीं मैदानों में भी ठंड का असर दिख रहा है। नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली, लखनऊ सहित पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तापमान -10 डिग्री जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। वादियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है, जिसकी वजह से बिजली, पानी की सप्लाई में दिक्कतें भी आने लगी हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं, जो बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का मौसम आगे भी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। एवलॉन्च की भी चेतावनी जारी की गई है। पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। बर्फबारी से कई रास्ते बाधित हैं। मुगल रोड में बर्फ गिरने से यातायात बहाल होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का पारा भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री गिरकर 2 से 5 डिग्री तक चल रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -8.4, काजीगुंड में -7.5, श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक चला गया। बांदीपोरा में भी मौसम खराब चल रहा है। बर्फ ने सड़कों पर डेरा जमा लिया है। मोटी मोटी परत बिछी हुई है। घर बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन रही है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि इस बार समय पर बर्फबारी हो रही है, जिससे सेब की पैदावार भी अच्छी हो सकेगी। बात कुपवाड़ा की भी करते हैं, जहां बर्फबारी के बाद कई सड़कें जम गई हैं। सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन कुपवाड़ा में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुँचे और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फबारी को देखकर सैलानियों की चेहरे खिल उठे। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारी भी खुश हैं।
मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रीनगर के डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। डोडा में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम गया है। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ पहाड़ों में भारी बर्फबारी दिख रही है, तो वहीं मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा असर है ठंड का। ठंड में हाथ ही सुन्न पड़े हैं, हाथ काम ही नहीं कर रहा, इस करके काम हो नहीं रहा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है। हालात गंभीर है, बहुत ठंड, कोहरा भयंकर चल रहा है। किस तरह का कोहरा? भयंकर वाला है। किस तरह की परेशानी हो रही है? बच्चों को छोड़ने में, आने जाने में ठंड तो काफ़ी है ही है। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से विमानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब कोहरे की आफत आने वाली है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोहरे का असर बढ़ेगा तो उसका असर भी राजधानी दिल्ली में दिखेगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूँ और इंडिया गेट पे यहाँ देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। यहाँ पर देखा जा सकता है विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली की सर्दी की अगर बात करें तो लोग आनंद ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी अपने पांव जमा रहा है। अयोध्या सुबह सुबह कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया। कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। अभी कुछ दिन शीतलहर का दौर इसी तरह चलता रहेगा, जिससे ठंड अभी और इम्तिहान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब कुंभ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रयागराज के संगम की रेती पर 13 जनवरी से महाकुंभ की होगी शुरुआत। महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे साधु संत संगम की रेती पर बने तंबुओं में कठिन साधना और तप में जुटेंगे। संगम तट पर पहुंचे सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी ने अपनी जटाओं में जौ उगा रखा है। इसके जरिए वो पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। श्रद्धालु अमरजीत योगी को अनाज वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को लेकर पेशवाई निकाली गई। महंत श्री महंत महामंडलेश्वर और आचार्य अपने सजे सजाए वाहनों पर नजर आए। प्रयागराज में पेशवाई के दौरान अघोर नृत्य करने वाले कलाकारों ने सबका ध्यान खींचा। अघोर नृत्य करने वाले कलाकारों ने अपने हाथ में एक विशालकाय अजगर भी पकड़ रखा था। सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई। पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती की अगुवाई में पेशवाई निकली। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट पर बैठे नागा सन्यासियों ने राजसी अंदाज में मेला छावनी में प्रवेश किया।
पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में मौजूद संत महात्मा शाही रथों पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते दिखे। सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी गोपाल गिरी महाराज महाकुंभ 2025 में पहुंचे। न्यूज 18 से बात के दौरान बाल नागा सन्यासी ने कहा उनके माता पिता ने उन्हें दान कर दिया है, लेकिन मां से रोज बात होती है। न्यूज 18 से बात के दौरान सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी ने कहा उन्हें भगवान महादेव साक्षात दिखाई देते हैं, वो यहीं लोगों के बीच हैं, बस मन की आंखों से देखने की जरूरत है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने कहा कि उनके 4 नारों का गलत मतलब निकाला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दिए गए नारों का सही मतलब बताया। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में ड्यूटी के लिए बहराइच से 200 होमगार्ड्स जवान रवाना किए गए। महाकुंभ मेले में सुरक्षा में सभी गार्ड्स तैनात होंगे। महाकुंभ के दौरान आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखेंगे।